आप देख रहे थे, लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है, जिसको टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है। और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में हैं कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, वाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो वो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उससे बातचीत होने लगेगी। धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में। वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11-12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21, 22, 25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो, तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है। और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा, मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर लें। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं। और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के ज़माने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है,
सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फ़ोटो है, सिंपल फ़ोटो, स्कूल की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसको देनी है और कहना है कि इस फ़ोटो को एक ऐसी फ़ोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फ़ोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फ़ोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फ़ोटो के बेस पे वीडियो बनाओ और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं हैं और आप क्या, इस दुनिया के बड़े-बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएँगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की ज़रूरत है कि जब किसी से प्रेम भी करते हो, मान लीजिए, आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तू मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे। तू मुझसे प्यार करता है तो पासवर्ड दे। दोनों पासवर्ड देते हैं, फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ, तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती ना करे। लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। और ये हमारी पीढ़ी निकल गई है, हमें नहीं पता कि ये भी खतरे होते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब खतरे थे ही नहीं, हमने कम से कम ये सब नहीं झेला। हमारी पीढ़ी में ये था कि गलती से आप कहीं हैं, नहा रहे हैं, किसी ने देख भी लिया, फोटो नहीं खींच सकता था। फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था बाहर से, या तो हर आदमी फोन लेके घूम रहा है। और फोटो अगर खिंच गई, अगर आपको भी ऐसी मासूमियत आपके अंदर है कि मैंने फोटो खींच ली, मेरा फोन तो एयरप्लेन मोड पे है, मेरे फोन में ही है, बाहर तो गया ही नहीं, इसको बोलते हैं मासूमियत। अगर आपने फोन में फोटो खींच ली है और डिलीट कर दिया उसको, अगर आपको लगता है डिलीट हो गई, तो ये मासूमियत है। कोई सिंपल सा टेक्निकल एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 2 मिनट में फोटो बाहर निकाल लेगा, कितनी भी डिलीट करते रहिए अपने फ़ोन से। और एक बार इंटरनेट पर चली गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको परपेचुअल मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती। और दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी, वो फोटो रहेगी, वो वीडियो रहेगा, कोई नहीं छिप पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जब बच्चे इस दौर से निकलते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस समय उनको ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनसे ठीक से बात करे, उनको समझे। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए। वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है, एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिस्डिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है। वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है
और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीज़ें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे। ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो, तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की ज़रूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। कि जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई 30 मार खाना समझें। मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूँ, तो उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है ठीक है, आप जितना कहेंगे। 10 मिनट? ये छुप के बोल रहे 10 मिनट, तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर लगा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो ही जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी ना मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी, या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश,
तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे IAS IPS अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा। मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के जो खुश नहीं है, जिनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो। तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती IAS का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी। मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है। मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से। पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने फिर, ये बात 10 साल पहले की कर रहा हूं मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जवान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इंपोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नजदीक हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जो आपके समाज में ज्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूं और कोई मच्छर वहां उड़ रहा है या चींटी गिर गई है तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूं कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी हैं कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार में पक्का हूं तो हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो। और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा।
इतना फ़र्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी एम्पैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नंबर 3 पर एक ही चीज़ आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूँ। एक बच्ची है जिसने मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है। उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी, महिलाओं में भी। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है। उसकी टॉपर है वो, पर उसे चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया, उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे, मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की है। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा, और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं, इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। बच्चे फोटो डालते हैं, लाइक कम आते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और ऐसे में किसी बच्चे को लाखों लोग ट्रोल करें और वो कहे कि खास दिक्कत नहीं हुई, तो समझ लीजिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कमाल किया होगा कि उनका बच्चा इतना साहसी है, इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेल सकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, और ये हम सबके साथ होना है। कल कोई ना कोई हमारी फ़ोटो आएगी बाहर, मैं तो झेल चुका हूँ कई बार, मैं तो अक्सर झेलता हूँ चीज़ों को, सबको झेलनी है। कोई आपकी फ़ोटो आएगी, 4 गालियाँ पड़ेंगी, और हम सबकी नेचर क्या है, 10 तारीफ हमको नज़र नहीं आती, एक बुराई हो, सारा फोकस वहाँ चला जाता है। रात दिन परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, नींद उड़ जाती है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की ट्रोलिंग को 10वीं का बच्चा झेल ले, तो मान लीजिए कि ये पेरेंटिंग है जो उनके पेरेंट्स ने की है। तो इतने कम समय में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि है ही नहीं समय तो क्या करें। तो इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा। मैं आपके बिजनेस से बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय का होश नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विल बी टेकिंग अवर Q&A सेशन। तो फिर आप भी अपने कुछ क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं जो सर से पूछना चाहें। मैं चाहूँगा जो कुछ सवाल हमने सर आपसे डिस्कस किए थे नहीं, आपसे क्या पूछें, आप क्या कवर कर देंगे और क्या छोड़ देंगे ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी तैयारी करके आऊँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और टीचर सामने बैठा है। तो सर जो हमारी बात हुई थी, अभी आपने कहा जैनिज़्म में अहिंसा परमो धर्म, हम किसी जानवर, किसी आदमी को चोट ना लगे उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट आपसे जब डिस्कशन होता है हम मानसिक हिंसा के बारे में बात नहीं करते। जो दिमाग के अंदर हमारी हिंसा, हम किसी को हिंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें हिंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ऐसा क्यों?
मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई, लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के ही मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी।